प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का संतोष आश्रम गुरुकुल के यूट्यूब कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग आपके पाठ्यक्रम में गद्य में प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास, इस पाठ के सारांश को हम कैसे लिखें, सारांश को कैसे समझें, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे यह कहना चाहेंगे कि यदि हम इसके बाद संपूर्ण पाठ का विस्तृत व्याख्यान करेंगे, यदि आप उस व्याख्या को समझ लेते हैं, व्याख्या को कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर आपको कोई समस्या सारांश लिखने में नहीं होगी। ये 100% तय है। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या न हो, इसलिए हम आपको संपूर्ण पाठ का सारांश बता रहे हैं। आप लोग इस सारांश को सुनें, लिखें, समझें, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी कठिनाई न हो। महाकवि कविकुल गुरु कालिदास जो है आपका पाठ प्रारंभ होता है। जब आप इसका सारांश लिखेंगे तो आप इस तरह से प्रारंभ करेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वह संस्कृत के कवियों की मुकुट के मणि के समान हैं। वह न केवल भारत देश बल्कि विश्व के संपूर्ण उत्कृष्ट कवियों में एकमात्र हैं। यही उनकी कीर्ति जो देश विदेशों में फैली हुई है, इसी से वह न केवल भारत के कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में आदर को प्राप्त करते हैं। ये तो हमारी भूमिका हुई। अब हम आगे बढ़ेंगे। वाणी के देवी सरस्वती के आभूषण के समान कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, कहाँ पर हुआ, किस समय हुआ, यह सब विवाद की कोटि में है। अन्य कवियों की भांति कालिदास ने अपने रचनाओं में अपने बारे में कुछ भी वर्णन नहीं किया और कुछ कवि इनके नाम के कीर्तन मात्र से ही अपने आप को धन्य मान करके मौन का आश्रय लेते हैं। फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के अनुसार महाकवि कालिदास को विक्रमादित्य के सभा रत्नों में से एक माना जाता है, किंतु उनका भी स्थित काल स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। वह ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किए और उन्हीं की सभा रत्नों में से एक कालिदास थे और उनका समय ईस्वी से पहले है, तो वही समय कवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। कवि की महिमा ऐसी है कि प्रत्येक देश के वासी उन्हें अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वाले कहते हैं कि इनका जन्म कश्मीर में हुआ, तो बंगाल वाले कहते हैं कि बंगाल में इनका जन्म हुआ। लेकिन कई समीक्षकों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया, सोच विचार करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि इनका जन्म जो है उज्जैनी में हुआ था। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में उज्जैनी के प्रति जो इनका अत्यधिक प्रेम है, वही इस मत को अत्यधिक बढ़ावा देता। जिस तरह से देश के विषय में, समय के विषय में काफ़ी मतभेद है, उसी प्रकार कालिदास के कुल के विषय में, अर्थात कालिदास किस कुल में उत्पन्न हुए, यह भी काफ़ी मतभेद है। इसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। फिर भी इनकी रचनाओं को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और शिव के भक्त थे। यद्यपि ये शिव के भक्त थे, लेकिन इनके मन में थोड़ी सी भी अन्य देवताओं के प्रति संकीर्णता नहीं थी।
ये सभी देवताओं का आदर करते थे। नए नए शैलियों को प्रकट करने की कला, संस्कृत काव्य में विविध प्रकारों में अपने कौशल को दिखा करके यह कवि अतीत और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ कवि हो गए। रघुवंश महाकाव्य इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें राजा दिलीप से आरंभ करके अग्निवर्ण तक उत्पन्न हुए इक्ष्वाकु वंश के राजाओं और उनके दान का वर्णन है। इनकी कुल 7 रचनाएं हैं। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव। 2 खंड काव्य हैं, मेघदूत खंड काव्य, ऋतुसंहार खंड काव्य, और 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा कही गई है। यह 18 सर्गों का है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि 8 सर्ग तक ही कालिदास ने इसकी रचना की है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के वियोग का वर्णन है। और उसमें इन्होंने विप्लव श्रृंगार का ऐसा वर्णन किया कि वह वाणी से परे है। ऋतुसंहार में इन्होंने अर्थों के क्रम से 6 ऋतुओं का वर्णन किया। मालविकाग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम आख्यान का वर्णन है। 5 अंकों के विक्रमोर्वशी नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा कही गई है। और इनके नाम को धन्य करने वाली कृति, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतल, जो कि जिसमें 7 अंक हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है कि मेनका के द्वारा एक कन्या उत्पन्न होती है, जिसे मेनका छोड़ करके चली जाती है। उसका पालन पोषण कुछ समय तक पक्षी शकुंतक पक्षी करते हैं। उसके बाद कण्व ऋषि के द्वारा वह पाली जाती है और उसका नाम शकुंतला पड़ता है। उसका दुष्यंत के साथ विवाह होता है। यही कथा इसमें वर्णित है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि काव्यों में नाटक रमणीय होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल। इस नाटक की पूर्वी और पश्चिमी सभी समीक्षकों ने बहुत ही प्रशंसा की। वास्तव में यदि हम देखें तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, कवि थे और हैं और रहेंगे। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानव मनुष्य मस्तिष्क के अनुभवों का ऐसा सूक्ष्म चित्रण किया कि रचनाओं को पढ़ने के बाद वे सारी रचनाएं ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने से ही गुजर रही हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति अपनी जड़ता को छोड़ करके मनुष्य के सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंश में जब राजा रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो सभाजनों के समान ही वन के वृक्ष भी उन पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। इन्होंने मेघ को धुआं, अग्नि और जल और वायु से युक्त एक असंवेदनशील प्राणी न मान करके एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी अपने मेघदूत में बनाया, जो कि रामगिरी पर्वत से लेकर के अलकापुरी तक जहाँ तक जाता है वह सबको आनंद प्रदान करता है। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार है। उसकी पुष्टि के लिए इन्होंने करुण आदि अन्य रसों को भी स्वीकार किया है। रस के अनुसार कहीं पर माधुर्य गुण, कहीं पर ओज, कहीं पर प्रसाद, लेकिन माधुर्य जो है उनके काव्य के विकास में अत्यधिक सहायता करता है। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी में विद्यमान है। अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदास की है, यह उक्ति प्रसिद्ध है, लेकिन अन्य अलंकारों का भी इन्होंने बहुत ही सरलता के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। अपनी नाट्य रचनाओं में विशेषतः
अभिज्ञान शाकुंतलम में इनका वस्त्र विन्यास जो है अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। चरित्र चित्रण वंदना योग्य है, संवाद शैली संप्रेषणीय है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को मानने वाले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि मूल्यों का प्रकाशन भी अपने रचनाओं में किया है। इसका वर्णन हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। जब शकुंतला को दुष्यंत देखते हैं तो उनके मन में प्रेम के अंकुर उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे तब तक शांति नहीं प्राप्त करते हैं कि जब तक उन्हें यह ज्ञात नहीं हो जाता कि ये क्षत्रिय की कन्या है और क्षत्रिय की कन्या है, इसलिए मुझसे इसका विवाह हो सकता है। फिर भी कर्ण की आज्ञा के बिना जब वे लोग गंधर्व विधि प्रेम विवाह कर लेते हैं तो दोनों तब तक कष्ट पाते हैं जब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या से अपने अवज्ञा जनित पाप को नहीं धुलती और दुष्यंत अंगूठी को प्राप्त होने पर अत्यधिक पीड़ित होते हैं और प्रायश्चित के अग्नि में अपनी शुद्धि नहीं करते। उसके बाद उन दोनों का मिलन होता है और उस दाम्पत्य प्रेम का निष्कलुष होकर के पुत्र प्राप्ति के रूप में बदल जाता है। इसी प्रकार रघुवंश में भी कालिदास ने रघुवंशियों का ऐसा चित्रण किया जो भारतीय जीवन का उदात्त दर्शन दिखाता है। रघुकुल के राजा जो हैं वे प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे, सत्य कम बोलते थे, सत्य बोलते थे, यश और कल्याण के लिए प्राण को देने के लिए भी तैयार रहते थे। कुल मिला जुला करके सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक, हर दिशाओं में फैली हुई भारत की गौरव गाथा को कालिदास ने अपनी रचनाओं में बांधा। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव में इन्होंने भारत के विविध भूभागों और जंगलों, पर्वतों का ऐसा वर्णन किया है जिसको देखने पर हमको ऐसा लगता है कि ये उन्होंने देख देख करके उसको लिखा। उसका मनोहर चित्र हम अपनी आंखों से देखते हैं, वही उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। उनका देश प्रेम ऐसा था और उसी देश प्रेम के कारण ही यह देश प्रेम ही है जो उनके काव्य के विकास में सहायता करता है। आज के भी समय में बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन कालिदास की बराबरी कोई नहीं कह पाया। कालिदास के संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है जो कहा गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कविर्भावान् अनामिका सार्थवती बभूव। कहते हैं कि प्राचीन कवियों के जब गणना का प्रसंग उपस्थित होता है तो कालिदास जो है वो कनिष्ठिका उंगली के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित दिखाई पड़ते हैं। आगे की पंक्ति में लिखते हैं कि अद्यापि तत्तुल्य कबीर भावाद, आज भी उनके समान कुछ कवि हुए हैं, लेकिन वे जो हैं वे अनामिका के ही योग्य हुए। वे कनिष्ठिका उंगली के पास पहुंच ही नहीं पाए, ऊपर पहुंचने की तो बात ही बहुत दूर है। पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, प्राचीन कवियों के गिनती के प्रसंग में कालिदास जो है वो कनिष्ठिका उंगली के सबसे ऊपर भाग पर स्थित होते हैं। आज के भी बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन वे अनामिका के ही योग्य हुए, कालिदास के बराबरी आज तक नहीं कर पाए। इस प्रकार से आपका कविकुल गुरु कालिदास पाठ का सारांश जो है वो सामान्य रूप से हमने यहाँ पर कहा। आप इसको सुने, आप इसको लिख लें, कुछ बार 2-3 बार सुनने के पर आपको याद हो जाएगा। सुनने और समझें और मन से पढ़ें, आगे बढ़ें। जहाँ पर भी आपको कोई समस्याएं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप
इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह आपकी अपनी इच्छा है। हाँ, यदि आप ऐसा करते हैं तो आगे और अच्छे ढंग से कक्षाओं को यूट्यूब पे चलाया जाएगा। ये अपना विचार है, बाकी आपकी जैसी इच्छा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, कल्याणमस्तु।